सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज इस वन शॉट लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 23 सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। ये वन शॉट और SBIL का हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। अच्छा, जो नोट्स आपको चाहिए, जो प्यारे प्यारे नोट्स आपको प्रेजेंटेशन एंड फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे, वो आपको एनरोल करवाना पड़ेगा बैच में। कैसे एनरोल करवाएंगे? आप PW ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे, या फिर आप PW वेबसाइट पर जा सकते हैं। देन यू आर गोइंग टू सर्च CS एग्जीक्यूटिव। वहाँ पे फ्री बैचेस में आपको एक बैच देखने को मिलेगा, एग्जीक्यूटिव दिसंबर 25 जून 26 बैच। इस बैच में अंदर जाना है, रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट SBIL को सर्च करोगे, चैप्टर नेम दिखेगा आपको, उस चैप्टर नेम में लेक्चर एज वेल एज तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे। सो आई होप अभी तक तो समझ आ ही गया होगा कि कैसे आप नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। सो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। बीट इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉमन फॉर्म्स, वर्क प्लेस क्या होता है, कंप्लेन कमिटी क्या होता है, क्या प्रोसेस होगा, ये सभी हम देखने वाले। तो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड आज फाइनली हम SBIL को ना स्वाहा 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 बोल देंगे। लेट मी नो आफ्टर द लेक्चर कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। एंड SBIL के सारे वन शॉट देखने के बाद क्या दिल में शांति और सुकून मिला? क्या SBIL इजी हो गया विथ योर CS मेहंदी दीदी? वेट करूंगी इस लाइन का कि दीदी SBIL हो गया इजी विथ यू। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम आगे। अच्छा, अभी क्या हुआ था तो ये एक्ट लेकर आए। बेसिकली हम चाहते हैं कि जो भी वुमेन्स काम कर रही है वर्क प्लेस पर, उधर सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंट किया जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए, और अगर फिर भी ऐसा कुछ हो जाता है किसी वुमेन के साथ तो कैसे रिड्रेस करना है, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, वो सारे के बारे में बात करता है हमारा ये एक्ट। ऑल्सो इस एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज POSH, विच इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये केस यहाँ पर ध्यान रखना, केस क्या है? सबसे पहले हमारा विशाखा जजमेंट, इसे बोला जाता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस। बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, एक वुमेन है जिनका नाम है बनवारी देवी। ये क्या है? एम्प्लॉय थी। किसकी एम्प्लॉय थी? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की एम्प्लॉय थी, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का था, जहां पर ये लोग कर्ब करते थे द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। जहां पर भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही थी ना, ये लोग जाकर उस चाइल्ड मैरिजेस को रोकते थे, ये इनका काम था। तो वही बनवारी देवी और कुछ लोग गए और एक चाइल्ड मैरिज को रोका। इन्होंने रोका तो वहां वाले लोग थे जो सीरियस हो गए कि आप ऐसे कैसे रोक सकते हो। जब बनवारी देवी अपने घर पर गई तो कुछ लोगों ने मिलकर उनका गैंग रेप किया। एंड आफ्टर दैट बनवारी देवी को पता चला कि हमारे इंडिया में तो कोई लॉ ही नहीं है सेक्सुअल हैरेसमेंट पे, जो हुआ उनके साथ दैट वाज गलत। एंड इसीलिए वो वायलेशन था कुछ आर्टिकल्स का भी। कौन से आर्टिकल का वायलेशन था? जो फंडामेंटल राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन यहाँ पर हुआ है। एंड उसके एब्सेंस में फिर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करी यहाँ पर, किसके लिए? सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए गाइडलाइंस इशू हुई थी कि यहाँ हमारी वुमेन्स की राइट वायलेट हो रहा है, बिकॉज पहले कोई लॉ नहीं था। एंड इसीलिए हमने रीट पिटीशन यहाँ पर फाइल कराया। रीट पिटीशन क्यों? क्योंकि हमारी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर वायलेट हुई है बनवारी देवी की। अच्छा, फिर हमें पता चला कि एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आएगा क्या? किसे सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलेंगे? कोई भी अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमाइंड बिहेवियर है, चाहे वो फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस हो। सो फिजिकली अगर कोई कॉन्टेक्ट कर रहा है, फिजिकली एडवांस कर रहा है, फिजिकली टच कर रहा है, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेकंड, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर। सामने वाला पर्सन आपको डिमांड कर रहा है या फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, या फिर अगर प्रमोशन चाहिए ना तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? वो डिमांड कर रहा है सेक्सुअल फेवर के लिए। फिर आते हैं सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यानी कि आड़े टेढ़े उल्टे सीधे कमेंट्स पास करना, दैट इज सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। शोइंग पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी शो करना, या किसी भी तरह का अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस हो। अगर कोई सिर्फ डिमांड कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है सेक्सुअल फेवर्स के लिए, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास कर रहा है, पोर्नोग्राफी शो कर रहा है, या फिर अनवेलकम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन भी कर रहा है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट। अच्छा, ये एक्ट क्यों लाया गया? ये एक्ट हम लाए हैं टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। जो भी वुमेन वर्क प्लेस पर काम कर रही है उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये एक्ट लेकर आए हैं। इधर वायलेशन हो रहा था वुमेन की राइट्स का, सच एज आर्टिकल 14, 15 एंड 21। एक केस लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। केस लॉ क्या बोलता है? अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस A.K. चोपड़ा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा जजमेंट वाला जो यहाँ पर जजमेंट था उसे फिर से रीआइट्रेट किया और बोला कि अगर आप किसी को भी यहाँ पर डिसमिस कर रहे हो उस पर्सन को जिसको गिल्टी पाया गया, गिल्टी क्यों पाया गया? क्योंकि उसने सेक्सुअली किसी को हैरेस किया है, तो यहाँ पर इट इज़ नॉट नेसेसरी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई थी कि वर्क प्लेस किसको बोलेंगे? सी, अगर आपने सेक्सुअली किसी को हैरेस किया, इवन दो वहाँ पर फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस नहीं है, तो भी वो पर्सन सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर लाइबल माना जाएगा। सेक्सुअली हैरेसिंग अ सबऑर्डिनेट फीमेल एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस, इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के डेफिनेशन को एनालाइज किया और बोला कि सिर्फ फिजिकल कॉन्टेक्ट होना ही जरूरी नहीं है। अगर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास कर रहे हो, पोर्नोग्राफी शो कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी तरह का अनवेलकम वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा। दूसरा केस है यहाँ पर हमारा, जहां पर अगेन वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट था। बेसिकली इस केस में क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां पर एक पर्सन है, उसने बोला कि जो एसी का मशीन है ना उसे बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। एक फीमेल ने क्या बोला, प्लीज स्विच ऑफ द एसी, आई एम फीलिंग कोल्ड। तो सामने वाले पर्सन का क्या रिप्लाई आता है, कम क्लोज टू मी यू विल स्टार्ट फीलिंग हॉट। तो क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगा? यस, इट विल डेफिनेटली कम अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। केस क्या था? अलबर्ट डेविड लिमिटेड वर्सेस अनुराधा चौधरी एंड अदर्स का केस था। इवन दो यहाँ पर कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस नहीं था, बट उसने जो रिमार्क्स पास किया वो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं and it will come under sexual harassment. Are we very clear? I hope. अभी मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, इंपॉर्टेंट, कि क्या सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, वर्क प्लेस में? सबसे पहला तो क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू क्या बोलता है? समथिंग इन रिटर्न, दिस फॉर दैट। अगर तुम्हें प्रमोशन चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें जॉब से ना निकालूं तो मेरी ये बात मान लो। सो कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है तो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे प्रमोशन चाहिए तो ये करना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो जॉब से ना निकाले तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो नेगेटिव सेंस में आ गया। सो बेसिकली एम्प्लॉयर सेक्सुअल फेवर डिमांड करता है वुमेन से और वुमेन को कुछ तरह का जॉब बेनिफिट देता है, हो सकता है उसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे या फिर डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट दे। सेकंड है हमारा हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट, कि जो एम्प्लॉयर है वो वर्किंग एनवायरनमेंट को इतना ऑफेंसिव क्रिएट कर दे कि वुमेन के लिए काम करना ही बहुत मुश्किल हो जाए। जैसे कि सब लोगों को तो बोल रहे थे कि 6 बजे चले जाओ, लेकिन उस वुमेन को काम पर काम दिए जा रहे हैं, 10-10, 11-11 बजे तक काम करवा रहा है, ठीक है। वो वुमेन काम कर आ रही है, प्रेजेंटेशन लेकर आ रही है, बिना देखे रिजेक्ट कर रहा है। सो बेसिकली ऐसा हॉस्टाइल वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ऑफेंसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे उसको ह्यूमिलिएशन, यहाँ पर ह्यूमिलिएशन फील हो, उसकी हेल्थ और सेफ्टी अफेक्ट हो जाए। ये 2 कॉमन फॉर्म ऑफ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं जो एक्चुअली में होंगे। अच्छा, ये एप्लीकेबल किधर होगा? क्या यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये उधर ही एप्लीकेबल होगा जहाँ 10 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं? नहीं बोल सकते, है ना। जहाँ 2, 3, 4, 5 वुमेन्स काम कर रही तो क्या उनकी सेफ्टी का कुछ नहीं? इसीलिए हर जगह एप्लीकेबल होगा, नो मैटर कितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। इट इज एप्लीकेबल टू बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे लेस देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर जगह एप्लीकेबल होगा। सो जैसे कि गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, इवन जो आपके घर होते हैं, ड्वेलिंग प्लेसेस और हाउस होते हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस किसे बोलेंगे, क्यों हमें जानना है?
कि वर्क प्लेस किसे बोलेंगे, क्योंकि हमने क्या देखा, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। अगर वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो ही ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वर्क प्लेस में क्या आएगा। सबसे पहला, कोई भी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग किसका बोला गया, गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कॉर्पोरेशन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, अभी उनके लिए तो वही वर्किंग प्लेस हो गया। स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पे भी एप्लीकेबल होगा जहाँ पे वुमेन्स काम कर रही है। स्टेडियम हो गया, कॉम्प्लेक्सेस हो गया, गेम्स वेन्यू हो गया। कोई भी प्लेस जो कि एम्प्लॉय विजिट करते हैं, ध्यान से सुनना, एम्प्लॉय उस प्लेस को क्यों विजिट कर रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की वजह से बोला गया एक फीमेल को कि आप मुंबई से कहाँ ट्रैवल करो, पुणे ट्रैवल करो, वहां पर ना ऑडिट पर जाना है। तो वो ट्रैवल क्यों कर रही थी, बिकॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मुंबई से पुणे तक का रास्ता, इवन पुणे भी कंसिडर करा जाएगा वर्क प्लेस, बीच का रास्ते को भी हम वर्क प्लेस बोलेंगे। सो अगर किसी के साथ हैरेसमेंट हो जाता है ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, वो भी इसी एक्ट के अंदर कवर होगा। लास्टली, ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। ड्वेलिंग प्लेस मतलब अ प्लेस टू रिसाइड, जहां पर आप रहते हो जिस घर में, तो फैमिली मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ध्यान से समझना। ड्वेलिंग प्लेस और हाउस में जो लोग काम करने आ रहे हैं, मेड्स वगैरह, वर्कर्स, कुक, शेफ्स, आपके यहाँ पे काम करने आ रहे हैं, जो लोग क्लीनिंग करने आ रहे हैं, उन लोगों पे ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। अगर उस डोमेस्टिक वर्कर के साथ गलत होता है तो फिर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस में आएगा, क्योंकि उनके लिए तो ये वर्क प्लेस होगी ना। अभी वर्क प्लेस पर एक केस लॉ आया, ये आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन भी था। केस लॉ क्या है, सौरभ कुमार मलिक वर्सेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या है, सौरभ कुमार मलिक वर्सेस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जहां पर ये रेस्पोंडेंट ने क्या किया, इसके ऊपर ना एक एलिगेशन लगाया गया। क्या एलिगेशन लगाया गया, इसके ऊपर बोला गया कि इसकी जो सीनियर वुमेन है उसके साथ इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उसके साथ इसने मिसकंडक्ट किया है। कहाँ पर मिसकंडक्ट किया, ऑफिशियल मेस पर मिसकंडक्ट किया, जहां पर वो सीनियर वुमेन रह रही थी। सो बेसिकली इस वुमेन ने एलिगेशन लगाया कि मेरे साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ एट द ऑफिशियल मेस जहाँ पर मैं रिसाइड कर रही हूँ। तो ये जो पर्सन है वो क्या बोलता है, उसका ऑर्डर सकती है, वो बोले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और किया भी है तो ये तो मैस में किया है, एंड मैस डज नॉट कम अंडर वर्क प्लेस, तो इसीलिए इस एक्ट के अंदर मैं लाइबल नहीं हूँ। देख रहे हो तुम। तो फिर यहाँ पर कोर्ट ने बोला रुको जरा, सब्र करो, इतना गलत फहमी में मत जियो, वर्क प्लेस में ऑफिशियल मैस आएगा। सो कोई भी जगह विच इज कनेक्टेड टू योर ऑफिस वो भी किस में आएगी, वर्क प्लेस में आएगी। यहाँ पर देखना, कंप्लेनेंट ने दो आर्ग्यूमेंट रखे। पहला कि अरे वो तो मेरे से सीनियर वुमेन है ना, मैं उसके साथ मिसकंडक्ट क्यों करूंगा, मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों करूंगा, मैं तो उसको कुछ बेनिफिट ही नहीं दे पाऊंगा। दूसरा बोलते हैं चलो करा भी तो वो ऑफिशियल मेस में क्या है, इट इज नॉट अ वर्क प्लेस। ठीक है, ये दो इसके आर्ग्यूमेंट्स थे। पहला, मैं तो कोई फेवर ही नहीं दे सकता, और करा भी तो वो क्या है, वर्क प्लेस नहीं है। तो ऑफिसर ने यहाँ पर बोला गया, क्या बोला गया कि ऑफिशियल मेस भी वर्क प्लेस माना जाएगा। ठीक है, कैसे जाना जाएगा, क्यों अभी के टाइम पे तो लोग वर्क फ्रॉम होम भी काम कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, वहां पर भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। इट डज नॉट मीन कि आपका फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस होना जरूरी है। ठीक है, तो ये मैटर क्लियरली मिसकंसीव हुआ। ये देखो अभी तो ट्रेंड हो गया कि ऑफिस सीईओ उनके रेसिडेंस से रन करते हैं। इस केस में अगर ऑफिसर इंडल्ज सेक्सुअल हैरेसमेंट में एम्प्लॉय के साथ, मानो उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी क्यों नहीं हो, वो ये नहीं बोल सकता कि अरे ये वर्क प्लेस पे नहीं थी, वो तो रेसिडेंस पे थी, वो ऐसा नहीं बोल सकता है। नेक्स्ट आता है कंप्लेंट्स कमेटी। अभी इन सब के लिए ना कंप्लेंट्स कमेटी स्टैब्लिश करी गई है। दो तरह की कमेटी है। पहले इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, ये कब होगी, जब 10 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर 10 और मोर वर्कर्स नहीं है, 10 से कम वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसके लिए भी कमेटी है, दैट इज लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। इसको क्या बोलोगे, ICC, जहाँ पर 10 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं। इनमें कौन होगा, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कि वुमेन होगी सीनियर लेवल की, 2 मेंबर्स होंगे जो कॉज ऑफ वुमेन से रिलेटेड होंगे, एक एक्सटर्नल मेंबर होगा जो इस मैटर से फैमिलियर है सेक्सुअल हैरेसमेंट के, 2 मेंबर्स एम्प्लॉयज में से होंगे और हाफ ऑफ द मेंबर्स वुमेन होनी चाहिए। क्या है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीनियर लेवल वुमेन, 2 मेंबर्स आएंगे यहाँ पर हमारे कॉज ऑफ वुमेन से, एक एक्सटर्नल मेंबर, 2 मेंबर एम्प्लॉयज से आएंगे और 1/2 क्या होना चाहिए, हमारी वुमेन होनी चाहिए।
ठीक है। टेन्योर क्या रहेगा इनका, 3 इयर्स का टेन्योर रहेगा जब से नॉमिनेट हुए। एम्प्लॉयर फीस पे करेगा मेंबर्स को, कौन से मेंबर्स को, जिन लोगों को आपने बाहर से अपॉइंट किया, जो एक्सटर्नल मेंबर्स थे, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आए थे, उन्हें फीस पे करी जाएगी। जो भी पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है प्रोविजन से या फिर गिल्टी पाया जाता है तो उसे रिमूव कर लिया जाएगा। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रूल किया कि इट विल नॉट इंटरफेयर विद एन ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट पास्ड बाय इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। अगर आईसीसी ने कोई भी ऑर्डर पास किया है रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट तो हाई कोर्ट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, उसका ऑर्डर फाइनल माना जाएगा। अच्छा, लोकल कंप्लेंट्स कमिटी कभी स्टैब्लिश होगी, ऐसी जगह जहां पर लेस देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, इवन इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, ये इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर्स को, लेस देन 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एंड जो डोमेस्टिक वर्कर्स वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो भी कहाँ कंप्लेन फाइल करोगे आप, एलसीसी के पास कर सकते हो। नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यानी कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट का उसके पास पावर है टू एक्सरसाइज दिस एक्ट। ही हैज टू मेक श्योर कि ये जो एक्ट है ये हमारा एक्सरसाइज हो रहा है, कौन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कलेक्टर और कलेक्टर। अभी कंप्लेन का प्रोसीजर क्या है, सेक्शन 9 क्या बोलता है, जिस भी पर्सन के साथ, जिस वुमेन के साथ गलत हुआ वो रिटर्न कंप्लेन फाइल करेगी, या तो आईसीसी को या एलसीसी को। कितने टाइम में, वो अग्रीव्ड वुमेन को कंप्लेन फाइल करनी 3 महीने में। अच्छा, 3 महीने में कहाँ से, जब से इंसिडेंट आया हुआ। मान लो उसको ना कंटिन्यूस इंसिडेंट हो रहा है, कंटिन्यूस इंसिडेंट यानी कि सीरीज ऑफ इंसिडेंट हो रहा है, तो जो लास्ट इंसिडेंट हुआ वहाँ से 3 महीने में कंप्लेन फाइल करनी रहेगी। अच्छा, क्या ये टाइम लिमिट एक्सटेंड हो सकती है 3 महीने से ज़्यादा? यस, आईसीसी और एलसीसी चाहे तो इस टाइम लिमिट को मोर देन 3 मंथ्स कर सकते हैं। मान लो ये जो वुमेन है हमारी, वो कंप्लेन नहीं फाइल कर पाई, क्यों? क्योंकि वो इस कंडीशन में ही नहीं थी कि वो कंप्लेन फाइल कर पाए, या फिर अगर वुमेन की डेथ हो गई है तो क्या होगा, उस केस में उसके जो लीगल हायर्स है या कोई और पर्सन भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। बट ध्यान रहे, अगर एनोनिमस कंप्लेन है, एनोनिमस कंप्लेन मतलब विदाउट नेम, बिना किसी नाम के कंप्लेन है, बेनामी कंप्लेन है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी 101%। रिटर्न कंप्लेन में डिस्क्रिप्शन लिखा होगा इंसिडेंट का, कि क्या इंसिडेंट था, उसके बारे में डेट, टाइमिंग, लोकेशन, ये सभी लिखा हुआ होगा। एक बार ही इसको बता देती हूँ मैं, सिंपल सा है चार्ट, समझना एक बार। ये हमारी अग्रीव्ड वुमेन है, जो अग्रीव्ड वुमेन है, ठीक है, ये अग्रीव्ड वुमेन विद इन 3 मंथ्स कहाँ से, फ्रॉम इंसिडेंट। रिटर्न कंप्लेन फाइल करेगी आईसीसी और एलसीसी के पास, ठीक है, फाइल और रिटर्न कंप्लेन। अब इस रिटर्न कंप्लेन में भी ना कुछ डिटेल्स होगी। क्या डिटेल्स होगी? डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, आपको इंसिडेंट के बारे में बताना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंसिडेंट, फिर डेट, टाइम, कब हुआ था वो इंसिडेंट, देखो यहाँ पे डेट, टाइम, लोकेशन, नेम ऑफ द पर्सन, उसके साथ रिलेशन क्या है वो बताना रहेगा, मतलब वर्कर ही था या एम्प्लॉयर था, कौन था। अच्छा, 3 महीने में कंप्लेन फाइल करनी है, आफ्टर 3 मंथ्स भी एक्सेप्ट हो सकता है, कैन बी एक्सेप्टेड अगर सफिशिएंट रीजन है। अगर वुमेन इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कंप्लेन फाइल कर पाए तो उस केस में क्या है, दूसरा पॉइंट, नॉट इन अ कंडीशन टू फाइल, या फिर डेथ हो गया है तो उस केस में एनी पर्सन और लीगल हायर क्या कर सकते हैं, दे कैन फाइल अ कंप्लेन, ये लोग फाइल कर सकते हैं कंप्लेन को।
ठीक है, पर बेनामी कंप्लेन फाइल नहीं करनी, यानी कि एनोनिमस कंप्लेन फाइल नहीं करनी। इफ इट ऑल आप करते हो तो वो रिजेक्ट ही होगी। सेक्शन 10 बोलता है कंसिलिएशन। ये क्या बोलता है, यहाँ पर कोई भी मॉनिटरी सेटलमेंट नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। सो जो आपकी अग्रीव्ड वुमेन है, इंक्वायरी से पहले या इंक्वायरी के बाद क्या कर सकती है, स्टेप्स ले सकती है कि वो मैटर सेटल करे बिटवीन हर एंड रेस्पोंडेंट। वो चाहे तो मैटर को सेटल कर सकती है, उस पर केस किए बिना फ्रेंडली मैनर में एक मिडमन आके वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं, मैटर को रिजॉल्व कर सकती है, इंक्वायरी से पहले भी इंक्वायरी के बाद भी। जो भी सेटलमेंट आया, यानी कि जो भी फाइनल डिसीजन आप लेकर आए हो कंसिलिएशन से, वो किसको बताना है, आईसीसी और एलसीसी को बताना है, सो दैट वो रिकॉर्ड करेंगे कि रिस्पोंडेंट और उसके बीच में बात हो गई है हमारी वुमेन एम्प्लॉय के बीच में, वो आईसीसी और एलसीसी को बताएंगे, आईसीसी एंड एलसीसी रिकॉर्ड करके एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को बताएगी। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास पावर है इस एक्ट को यहाँ पर मैनेज करने की। डोमेस्टिक वर्कर, जैसा मैंने बोला, वुमेन जो हाउस होल्ड में एम्प्लॉय होती है बट फैमिली मेंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ आपके यहाँ पर काम करने के लिए वुमेन आ रही, मेड आ रही क्लीनिंग के लिए, डस्टिंग के लिए, वुमेन मेड आ रही है जो कि क्या कर रही है, यूटेंसिल्स वॉश कर रही है, सो दोज विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक वर्कर। बट एक फैमिली मेंबर या दूसरा फैमिली मेंबर के साथ अगर कुछ गलत कर रहा है, वो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के अंदर नहीं आएगा, बट वो डोमेस्टिक वर्कर है। डोमेस्टिक वर्कर के साथ अगर हैरेसमेंट होता है, सो डोमेस्टिक वर्कर हैज अ राइट कि वो कंप्लेन फाइल कर सकती है इस एक्ट के अंदर, क्योंकि अगर वो तुम्हारे घर पे काम भी कर रही है तो उसके लिए तो वो वर्क प्लेस ही हुआ, समझे। सेक्शन 11 क्या है, इंक्वायरी इनटू द कंप्लेन। यहाँ पर बोला हमने कंप्लेन फाइल करी आईसीसी और एलसीसी के पास, वो क्या करेंगे, वो आगे कंप्लेन फॉरवर्ड करेंगे पुलिस को 7 डेज में। आईसीसी और एलसीसी के पास पावर्स है सिविल कोर्ट जैसा, summoning and enforcing attendance of any person, discovery of production of documents and any other matter। हमने किसको रिपोर्ट रेफर करी, पुलिस को रेफर करी। इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए 90 डेज के अंदर। अभी मानो अग्रीव्ड वुमेन ने जब आईसीसी और एलसीसी को बताया था किसके बारे में, वो कंसिलिएशन से सेटलमेंट किया और आईसीसी और एलसीसी को बताया था कि हमारा ये सेटलमेंट हुआ था, लेकिन ये सेटलमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। वुमेन और रिस्पोंडेंट के बीच में एक सेटलमेंट हुआ कि ये फाइनल डिसीजन है, लेकिन वो पर्सन रिस्पोंडेंट उसे फॉलो नहीं कर रहा, तो अभी वुमेन आईसीसी और एलसीसी को बताएगी, देन वो लोग इंक्वायरी करेंगे कंप्लेन में, दे विल फॉरवर्ड इट टू द पुलिस। ठीक है, अच्छा, एक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एज वी हैव सीन, इंक्वायरी होती है, जरूरी नहीं ना वुमेन ने बोला और वो सच्ची हो, इसीलिए उस इंसिडेंट में इंक्वायरी करी जाएगी। अभी इंक्वायरी के दौरान कुछ रिलीफ्स है जो वुमेन को मिल सकते हैं। व्हाट आर द रिलीफ दैट कैन बी प्रोवाइडेड टू अ वुमेन। यहाँ पर क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है, क्या क्या रिलीफ हो सकता है, उस अग्रीव्ड वुमेन को आप दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दो या दूसरे ऑफिस पे ट्रांसफर कर दो। ठीक है, उस पर्सन को यानी कि अग्रीव्ड वुमेन को लीव दे सकते हो मैक्सिमम 3 महीने की, ये जो लीव होगी एडिशनल होगी। लास्टली एनी अदर रिलीफ एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्या कर सकते हो, या तो उसे ट्रांसफर कर दो कहीं और डिपार्टमेंट में, उसे 3 महीने की लीव दे दो, या एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये इंपॉर्टेंट है। अभी इंक्वायरी रिपोर्ट यहाँ पर बोला गया है, एक्शन रिपोर्ट सबमिट करेंगे आईसीसी और एलसीसी इंक्वायरी करने के बाद 10 डेज के अंदर। हमारे आईसीसी और एलसीसी ने इंक्वायरी करी, इंक्वायरी कितने दिन में ख़त्म करनी है, 90 डेज में ख़त्म करनी। इंक्वायरी हो गई, अब इस रिपोर्ट को 10 डेज में सबमिट करेंगे एम्प्लॉयर एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि यस, जो एलिगेशन था वो प्रूव ही नहीं हुआ, जो वुमेन ने एलिगेशन इल्ज़ाम लगाया दैट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, तो ये रिकमेंड करेगा एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कि अब कोई भी एक्शन लिया नहीं जाएगा सामने वाले पर्सन के खिलाफ, बिकॉज एलिगेशन प्रूव ही नहीं हुआ ना। बट अगर रिपोर्ट में लिखा हुआ है द एलिगेशन इज प्रूव्ड, यानी कि सामने वाले पर्सन पे जो इल्जाम लगाया था वो प्रूव हो गया, दैट इज राइट, तो वो एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि अब ये आप सेक्सुअल हैरेसमेंट को ट्रीट कर लो मिसकंडक्ट की तरह, और उसकी सैलरी और वेजेस में से कुछ पैसा डिडक्ट कर दोगे, जो भी अग्रीव्ड है वुमेन है उसको जितना सही लगा। मान लो उसे कुछ फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड एडवांसेस की वजह से सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था एंड उसे कुछ चोट लगी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो उसका खर्चा तो हो रहा है ना, इसीलिए बोला गया एम्प्लॉयर को
यहाँ पर कि आपको उसकी सैलरी और वेजेस में से कुछ पैसा डिडक्ट कर लेना है। कभी कभी लोग मेंटली भी डिप्रेस हो जाते हैं तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, या फिर हो सकता है ट्रीटमेंट करवाना पड़े। कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उससे बाहर निकलने के लिए ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। सो बेसिकली यहाँ पर बोला गया जितना भी पैसा आपको लगता है नेसेसरी है एम्प्लॉयर को डिडक्ट कर देना है उसकी सैलरी और वेजेस में से। अच्छा, अगर फॉल्स कंप्लेन फाइल करी, फॉल्स और मिलिशियस कंप्लेन फाइल करी, फॉल्स एविडेंस दिया, तो अब क्या होगा, ये भी तुम्हारा पास्ट ईयर क्वेश्चन था कि अगर किसी वुमेन ने फॉल्स कंप्लेन फाइल करी है तो उस वुमेन के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, या फिर जिसने कंप्लेन करी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। कैसे एक्शन लिया जाएगा, एक चीज़ याद रखना, एज पर सर्विस रूल्स एक्शन लिया जाएगा, एज पर सर्विस रूल। अगर सर्विस रूल नहीं है तो इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। वी नो बहुत सारे फेक केसेस भी होते, तो अगर किसी वुमेन ने फेक केस फाइल किया फॉल्स एविडेंस के साथ तो एक्शन लिया जाएगा एज पर सर्विस रूल्स। सर्विस रूल्स नहीं है तो एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। दूसरा है हमारा, अगर आप की जो वुमेन है यानी कि जिसने एलिगेशन लगाया बस वो ना प्रूफ नहीं दे पा रही है, वो प्रूव नहीं कर पा रही है, तो ओनली एंड ओनली बिकॉज अ वुमेन इज अनेबल टू प्रूव, दैट डज नॉट मीन कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी, दैट डज नॉट मीन कि उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया, गलत केस फाइल किया। तो ध्यान रखना है केस लॉ में आ सकता है mere inability to substantiate a complaint या फिर to produce a proof need not means कि यहाँ पर उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। लास्टली आपको क्या देखना पड़ेगा, malicious intent, यानी कि सामने वाले पर्सन का कोई इरादा खराब है, बैड मोटिव है, तभी उसके अगेंस्ट हम ये एक्शन ले सकते हैं। डिटरमाइनिंग ऑफ कॉम्पनसेशन, उस वुमेन को कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट। उसको कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ है, पेन सफरिंग कितनी हुई, इमोशनल डिस्ट्रेस कितना हुआ, उस अकॉर्डिंग कॉम्पनसेशन मिलेगा। करियर अपॉर्चुनिटी में कितना लॉस हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट वाले इंसिडेंट की वजह से, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हुए फिजिकल या फिर साइकेट्रिक ट्रीटमेंट के लिए अगर उसे मेंटली परेशानी हुई है तो, इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है रिस्पॉन्डेंट का, जिसने गलत किया उसका इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, क्योंकि उससे भी तो पैसे लेंगे ना हम, इसीलिए कितना है। एंड लास्टली फीजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट, ये जो पेमेंट है वो रिस्पॉन्डेंट लमसम में देगा या इंस्टॉलमेंट में देगा, एक साथ सारा अमाउंट देगा, इंस्टॉलमेंट में देना चाहिए, क्या ज़्यादा फिजिबल है, ये सारे हमारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और मेकिंग नोन द कंटेंट्स ऑफ कंप्लेन एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। वी नो ये जो अग्रीव्ड वुमेन है उसने कंप्लेन फाइल करी है, यहाँ पर बोला कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रोहिबिटेड है, ये चीजें पब्लिश नहीं करनी है। क्या पब्लिश नहीं करना है, जो कंटेंट है कंप्लेन का, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन था वो पब्लिश नहीं करना। अग्रीव्ड वुमेन जिसके साथ गलत हुआ उसकी आइडेंटिटी, उसका एड्रेस पब्लिश करने की जरूरत नहीं, रिस्पॉन्डेंट का भी नहीं, विटनेस का भी नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन कंसिलिएशन से रिलेटेड है, हो सकता है आप कंसिलिएशन करके एक सेटलमेंट पे पहुंचे हो या इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स चल रही, इससे रिलेटेड नहीं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी। हाँ, यहाँ पर फिर बोला गया एक्शन टेकन बाय द एम्प्लॉयर शेल नॉट बी पब्लिश्ड और मेक नोन टू द पब्लिक, प्रेस एंड मीडिया इन एनी मैनर। ये चारों चीजें आपको ना पब्लिश करनी ना ही मीडिया में पता चलनी चाहिए। अच्छा, क्या इन्फॉर्मेशन बता सकते हो, हालांकि वुमेन को क्या जस्टिस मिला है, आप वो बता सकते हो कि वुमेन को जस्टिस मिला, इससे क्यों, ताकि लोगों को पता चले कि जस्टिस सिक्योर होता है। पेनल्टी अगर आपने पब्लिश कर भी दिया है तो पेनल्टी है एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट। अग्रीव्ड पर्सन अपील फाइल कर सकता है कि द ट्रिब्यूनल के पास या कोर्ट के पास 90 डेज में। अच्छा, ये एम्प्लॉयर की कुछ ड्यूटीज है विच इज हमारा थ्योरी वाला रीड वाला पार्ट। एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी है, यहाँ पर वो सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा हर एक वर्किंग वुमेन के लिए। कॉन्स्पिशियस प्लेस, विजिबल प्लेस पे बताएगा जिसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएगा लोगों को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है दे कैन टेक द एक्शन, हाउ दे कैन टेक द एक्शन, क्या प्रोसीजर्स होंगे उन्हें पता चले, और जो गलत कर रहा है उसको भी पता चले कि पेनल्टी लगेगी, उसका क्या होगा। एम्प्लॉयर की ड्यूटी है नेसेसरी
नेसेसरी फैसिलिटीज दे आईसीसी और एलसीसी वाली कमेटी को। अच्छा, सारी इंफॉर्मेशन देनी है, वुमेन को असिस्टेंस देना है अगर वो बोलती है तो, एक्शंस इनिशिएट करने इंडियन पीनल कोड के अंदर, और एम्प्लॉयर की ड्यूटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट को मिसकंडक्ट की तरह ट्रीट करेगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की क्या ड्यूटी है यहाँ पर, सारे मेजर्स लेगा टू प्रमोट द अवेयरनेस अबाउट द वुमेन्स राइट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट, मॉनिटर करना है टाइमली बेसिस पे कि रिपोर्ट्स फर्निश कर रहा है ना एलसीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट दे रहा है ना, वो इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट देते हैं, वो टाइमली मिल रही है ना। कमिटीज टू सबमिट द इंटरनल रिपोर्ट, बेसिकली यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा, आईसीसी और एलसीसी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगा जिसमें सारे केसेस लिखे होंगे कि एक पूरे साल में कितने केसेस आए हैं, कितने केसेस रिजॉल्व हुए हैं, कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हुए हैं, ये यहाँ पर पूरा एक एनुअल रिटर्न बना के सारी डिटेल्स देनी है। नेक्स्ट, पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, इंपॉर्टेंट, ये भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है कि तुम्हारे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकता है फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए रूल्स बना सकते हैं। किस तरह के रूल्स, कैसे रूल्स, जैसे कि मेंबर्स को कितना फीस और अलाउंस दिया जाएगा, कौन से मेंबर्स को, आईसीसी और एलसीसी के मेंबर्स को नॉमिनेट कैसे किया जाएगा, फीस और अलाउंसेस चेयरपर्सन को कैसा दिया जाएगा, कौन कंप्लेन कर सकता है, कैसे इंक्वायरी होगी, एक्शन कैसे लिया जाएगा, इन मैटर्स पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकता है। फीस और अलाउंस मेंबर्स को कितना है, चेयरपर्सन को कितना, इंक्वायरी कैसे होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगा उनका, कंप्लेन कौन कर सकता है एंड एक्शन कैसे लिया जाएगा। अभी दो केस लॉज है यहाँ पर, पहला बिनॉय जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जहाँ पर बोला गया है कि ये जो एक्ट के प्रोविजन है ना ये एडिशनली है। मान लो किसी पर्सन ने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अंदर तो लाइबल है, साथ में दूसरे एक्ट के अंदर भी लाइबल है, तो कौन सा वाला फॉलो करे, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोली कोई कंफ्यूजन ही नहीं, तुम तो दोनों फॉलो करो, यानी कि दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट लगेगा। क्या बोला है, ये जो एक्ट है वो एडिशन में है, डेरोगेशन में नहीं है किसी लॉ में, तो टू फोल्ड एक्शंस परमिसिबल है सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए, दोनों ही एक्ट के अंदर एक्शन लिया जाएगा, इंडिपेंडेंट माने जाएंगे। नेक्स्ट, रायला सत्यनारायण वर्सेस एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इधर बोला गया है आपने एक पर्सन की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, वो बहुत मेजर पनिशमेंट है, बिना इंक्वायरी करे उस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन लगा तो आपने उसकी सर्विसेज से ही उसको टर्मिनेट किया, कोई इंक्वायरी नहीं करी, कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया, दैट इज टोटली रॉन्ग बोला गया है। कमिटी ने कंक्लूजन दिया दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिसिप्लिनरी एक्शन, उसे हम मानेंगे कि यस इंक्वायरी में हमें एक चीज पता चली, कमिटी का डिसीजन को एकदम डिसिप्लिनरी एक्शन की तरह नहीं मानेंगे, पूरी इंक्वायरी को खत्म होने देंगे एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ फाइंडिंग एंड इंक्वायरी। तो ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो बिना इंक्वायरी किए, बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए एंड स्वाहा। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, मैं नादान परिंदो। सो फाइनली हमारे SBIL में जितने भी वन शॉट्स है, जितने भी लेक्चर्स चल रहे हैं रिविजन के लिए, ये सब खत्म हो चुके हैं एंड आई होप आप सभी ने अच्छे से एक एक लेक्चर को देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा होगा और SBIL में मजा आया होगा। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि कैसे ये लेक्चर्स लगे, SBIL ईजी लगाना विथ योर CS मेहंदी दीदी। एंड दैट इज इट फ्रॉम माई साइड, खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड एंड दिस इज CS मेहंदी तोशनीवाल signing off. Bye bye.